Hello students, so how are you all? I hope you are fine. तो क्लास 11th स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर ना स्टार्ट करके हम डायरेक्ट चैप्टर मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए मैं ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, मोशन इन 2D। और ये एनसीईआरटी में हमारी बुक में इसको लिखा है मोशन इन अ प्लेन। मैं एनसीईआरटी ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी ही कवर करता हूँ, तो इसको लिखा है मोशन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। है थोड़ा सा न्यू, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर है आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं, तो समझ में आया है। तो ये आपके लिए एग्जैक्ट न्यू चैप्टर है, तो न्यू चैप्टर है तो समझेंगे। मोशन इन अ प्लेन, पहले मोशन और रेस्ट को शॉर्ट में डिस्कस कर समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। देखिए, ऑब्जर्वर होना जरूरी है किसी भी थिंग को डिफाइन करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। आप रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉरी, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज ऑब्जर्वर, सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, रेस्ट और मोशन की बात हो जाती है यहाँ पर। अब मैटर आता है कि मोशन भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर स्पेशली मोशन 3 टाइप्स की स्टडी करेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन जो कि हमारा चैप्टर है, एंड मोशन इन अ 3D। 3D मीन्स स्पेस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमारा प्रीवियस चैप्टर का नेम है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। So that will be motion in a straight line. 1D मोशन जो होता है, 1 डायमेंशन में एक लाइन को पकड़िए और उसमें स्ट्रेट लाइन में चले जाइए, so that is known as a motion in a straight line. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, which is example for motion in a straight line. Any vehicle is moving in a straight line और light is traveling in a straight line, ऐसा हम समझ सकते हैं। सेकेंड है मोशन इन अ प्लेन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन इन zigzag path like a footballer is playing on the ground. We are playing cricket on the cricket ground. Someone is driving a car in a zigzag path. तो इस टाइप के जो मोशन होता है इसको हम बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन, और डे टू डे लाइफ में हम मोशन इन अ प्लेन ही कर पाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर हमारा थर्ड टाइप्स का मोशन की बात करें, सो दैट इज नोन एज अ मोशन इन 3D और मोशन इन स्पेस। इफ आई एम थ्रोइंग अ बॉल, ओके, तो जो एक्सिस को कवर करता है, 3 एक्सिस को कवर करता है, उसको हम बोलेंगे मोशन इन अ 3D। लाइक इफ वी आर थ्रोइंग अ बॉल इन द स्काई या अपसाइड, तो वो 3 एक्सिस को कवर करता है, जो उसको बोलेंगे मोशन इन 3D। जैसे हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, देयर आर 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। कोई सी एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है। इस एक्सिस को एक्स बोल रहा हूं, इस एक्सिस को y और इस एक्सिस को z, राइट। ये परपेंडिकुलर होती है इस टाइप से, देखिए दीज आर परपेंडिकुलर एक्सिस। ये x कंसीडर कर लेते हैं, ये y, ये z। ये हम अपने एजम्पशन के लिए, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको x, इसको y, इसको z, बट ऐसा कंपल्सन नहीं है। ये z भी हो सकती है, ये y भी हो सकती है, या x भी हो सकती है। कोई सी एक्सिस कहीं भी हो सकती है, ये रोटेट हो सकती है ऐसे। बट व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? Here 90 degree, here 90 degree and here 90 degree. All should be perpendicular with each other. ये ध्यान रखिए। So we consider this is origin. If any object is just moving on only x-axis or only on y-axis or only on z-axis, किसी सिंगल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या उसी को बोला जाता है 1D मोशन। But if object is moving somewhere here, means if object is covering xy plane, or object is moving somewhere here, if object is covering yz plane, or object is covering xz plane, तब इस टाइप का जो मोशन होता है जिसमें x में भी कुछ वैल्यू हो, कुछ y में भी हो, या y और z में भी हो, कोई से भी 2 एक्सिस कॉमन हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन 2D, जिसमें x के भी कुछ वैल्यू हो और y की भी कुछ वैल्यू हो। क्लियर है सभी को? उसको 2D मोशन बोलेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में ना हो, प्लेन में हो। इसके बाद में आता है थर्ड 3D। देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं मूव करता है तो वो y एक्सिस को कवर कर रहा है, x को भी कर रहा है, तो ये क्या होगा?
ये होगा आपका 2D मोशन। बट ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ इस पर मूव करें तो एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट ये ओरिजिन के यहां कहीं ऑब्जेक्ट हो, यहां कहीं, देखिएगा, तो ये एक्स को भी कवर करता है, वाई को भी कवर करता है और जेड को भी कवर करता है। तो कौन सा मोशन हुआ? मोशन इन 3D। डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन इन 3D इन डिटेल, बट एग्जाम्पल हमारे पास है, वी आर थ्रोइंग एनी बॉल, तो वो इधर एक्सिस को भी कवर करेगा, वाई एक्सिस को भी करेगा और जेड को भी करेगा, 3 एक्सिस को कवर करेगा। फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग काइट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ 3D, ठीक है। फ्लाइंग बी, हाउस फ्लाई, ये सब क्या करते हैं? अभी मुझे हाउस फ्लाई दिख गया इसलिए एग्जांपल दे दिया मैंने। सॉरी, हाउस फ्लाई जो मोशन होता है दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मोशन इन 3D। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, हमें यहाँ पर ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो 1D 2D एंड 3D एग्जांपल्स भी हमने समझ लिए हैं। अब हमें स्पेशल इसके बारे में करना है, मोशन इन अ प्लेन। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पहले हमें समझना होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में 2 टाइप से स्टडी करते हैं, एंड तो हम लिखते हैं यहाँ पर, इस हेडिंग लिखते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिएगा, हम कितने टाइप्स की स्टडी करते हैं क्वांटिटीज को? 2 टाइप्स की। सम क्वांटिटीज आर स्केलर, सम क्वांटिटीज आर वेक्टर्स, राइट। तो पहले हम समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज। बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फिर भी मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको ये टॉपिक एक बार रिवाइज किया जाए। स्केलर क्वांटिटी, देखिएगा, किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट अगर उसमें डायरेक्शन का सेंस ना हो, जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है? किसी थिंग को पुल करना या पुश करना। तो अगर हमने बोला है इफ वी अप्लाइड 2 न्यूटन फोर्स, तो ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लग रहा है, मुझे भी इनकम्प्लीट लग रहा है। 2 न्यूटन किधर भाई? पुल करने में या पुश करने में। तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर नहीं कहेंगे। तो कैसी क्वांटिटी को बोले? जैसे हमने बोला 2 o'clock, 2 o'clock बोला मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम की बात कर रहे हैं, क्या हमने इसमें डायरेक्शन की बात की है कि 2 o'clock नॉर्थ टू साउथ, ए टू बी, बी टू सी? नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो जिसमें डायरेक्शन का सेंस ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलने वाले हैं? स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी which have in which there is a no sense of direction. Only magnitude can be defined that quantity. Scalar quantities are those quantity in which there is no sense of direction, कोई सेंस नहीं होता है डायरेक्शन का, only magnitude can be defined that quantity. तो इस ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेंथ, मास, एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल लेंथ, देखिए लेंथ की बात मैं करूं तो मैंने आपसे बोल दिया क्वांटिटी का, मैंने अगर बोलूं क्वांटिटी 2 थिंग से मिलकर बनती है, एक मैग्नीट्यूड से, एक इसकी यूनिट से लेकर। तो अगर लेंथ में हम सिर्फ क्या बोले? 2 मीटर बोल रहे हैं, तो 2 मैग्नीट्यूड है, मीटर उसकी यूनिट है। तो इसमें बताइए क्या हम डायरेक्शन बोल रहे हैं कि किधर से किधर? नहीं, डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मास, कोई सेंस भी नहीं है, आप चाहे मास 2 kg मेजर करवाइए, तो 2 kg मतलब आपने क्या डायरेक्शन की बात की कि इधर से इधर कीजिए, दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, कुछ डायरेक्शन का सेंस नहीं है। ओके, टाइम, जैसे 2 सेकेंड्स बोला आपने, तो क्या टाइम में आप बोलेंगे डायरेक्शन का? नहीं। ऐसे ही टेम्परेचर, ये सब कैसी क्वांटिटी है?
कैसी क्वांटिटी बताइए बच्चों? 2 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करें, सिर्फ हम क्या करें, नंबर बताएं। नंबर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। यहां पर 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मीटर क्या है यहाँ पर, तो मीटर, लाइक मीटर, सेकंड, ये क्या है? ये है यूनिट। ठीक है ना? डायरेक्शन का कोई भी सेंस ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे फिजिक्स में हम कुछ स्केलर क्वांटिटी स्टडी करते हैं, कुछ वेक्टर करते हैं। बट यहां पर हमें स्केलर तो यूज करना ही करना है, बट इंपॉर्टेंट जो हमें यूज करना है दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए अब वेक्टर्स पर आ जाते हैं। देखिए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। Vector quantities are those quantities, vector quantities are those quantities which can be defined by magnitude as well as direction। देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जो सिर्फ एक सिंगल वेक्टर से नहीं डिफाइन की जा सकती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं की जा सकती है, उसमें हमें डायरेक्शन भी बताना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ओके। एंड ये देखिए, इसमें थोड़ा सा और एडिशन करता हूं मैं। एंड ऑल्सो फॉलो वेक्टर ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ, सब्ट्रैक्शन लॉ। ये हम आगे कमिंग टॉपिक्स में स्टडी करने वाले हैं। वेक्टर्स लॉ, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, है ना? ये कौन से लॉ होते हैं? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। अब वो यही कॉन्सेप्ट आता है कि हम करंट में कंफ्यूज रहते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, जबकि हम उसमें बोलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो भाई जो पॉजिटिव नेगेटिव वो डायरेक्शन नहीं है, तो हम चलिए हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, तो वो क्या नहीं फॉलो करती हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करती है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती हैं। ये क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम उसको कैसी क्वांटिटी कंसिडर करते हैं करंट को? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, है ना? ओके, क्लियर है? एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं इसके। बताइए क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? फोर्स, डेफिनेटली फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम, जैसे फोर्स को मैं कैपिटल एफ लिखता हूं, इसको हम एरो से डिनोट करेंगे। ये देखिएगा, तो फोर्स के साथ में हम एरो लगाएंगे उसके टॉप पर, तो इसको बोलेंगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिएगा, एरो के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, और ये जो वाला पार्ट है इसको टेल बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? और ये जो एरो है, एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों? ओके, तो हेड एरो है, और एरो को हम क्या बोलते हैं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। और ये वाली जो लाइन है यहां से यहां तक, एरो से पहले तक, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी v वेक्टर, लाइक दैट। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना ही पड़ेगा। समझ में आया?
डायरेक्शन के साथ साथ इनके वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा मेन टॉपिक आ जाता है अब वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज भी हम, या वेक्टर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, इतना हो गया बच्चों? ओके, नोट कर लीजिएगा। ओके, यहां पर मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया है कौन कौन से वेक्टर्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पोलर वेक्टर एंड सेकंड इज व्हाट? एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। फिर से ध्यान दीजिए, पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच आर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट। और एक्सियल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को बोलते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ना हो और जिनकी जो कोई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे या एक्सिस जिसमें इन्वॉल्व हो। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो वेक्टर है वो पोलर वेक्टर है, POLAR वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर्स में हमने देखा विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। और एक्सियल वेक्टर की बात करते हैं विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट। कैसा रिप्रेजेंट करता है? रोटेशनल, एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां पर ये अलोंग करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जैसे ये प्लेन ले लिया मैंने, ये प्लेन लिया है, यहां पर ये कोई एक्सिस लगी हुई है और ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे है ना, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक्सिस सेंटर में आनी चाहिए, सेंटर में आ गई एक्सिस, ठीक है, लाइक दिस, ये ओके। तो इसके एग्जांपल्स हम समझे पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल। वेक्टर्स भी टू टाइप से हमने क्लासिफाइड कर लिया। फोर्स, ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है 0 हो सकता है, 2 न्यूटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, ये भी पोलर वेक्टर का ही एग्जांपल है, ठीक है। इसका भी इनिशियल पॉइंट हो सकता है कुछ भी, 0 हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, कुछ भी। अब हम एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम है ना, मोमेंटम यहां पर बात करें तो मोमेंटम कैसा होता है? पोलर होता है। और एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये कैसा होता है? एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो सर्कुलर फॉर्म में ये रोटेशन वाला एक्सिस जरूर आएंगे, इसमें आर इन्वॉल्व होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल्स लिख देता हूं। जैसे मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। बट जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? एल लिख देते हैं। और ये क्या है? क्या है? एंगुलर मोमेंटम को एल लिखा, पी इंटू आर लिखते हैं, ठीक है। इसमें रेडियस इंक्लूड हो जाती है। तो आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस कब होंगी? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा या रोटेशनल कुछ कॉन्सेप्ट होगा तब होगा। तो रेडियस इंक्लूड हो जाती है तो वो एक्सियल वेक्टर बोला जाता है। ये वेक्टर्स के बारे में हम स्टडी चैप्टर नंबर 7 जो है रोटेशनल मोशन एंड रिजिड बॉडी, उसमें स्टडी करेंगे डिटेल में। सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ बेसिक स्टार्ट किया है। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। So in coming video we will see some important definition related to vectors। जैसे कुछ टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, नल वेक्टर्स बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, या अदर कुछ नेम्स भी होते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। So we have to study number of things in next video. So just note down this if you have noted down. Then thank you and have a nice day. Okay, last 5 minutes, last 5 seconds, sorry. 5 4 3 2 1. Now I'm just